जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम हिंदी साहित्य पर आधारित प्रश्न को लेकर के उपस्थित हैं। आज के प्रश्न हैं अलंकार आधारित हैं। अलंकार आधारित प्रश्नों में हम लोग कल के वीडियो में देखे हैं प्रश्न नंबर 31 तक। प्रश्न था उदित उदय गिरि मंच पर रघुवर वाल पतंग विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, इसमें कौन सा अलंकार है। तो यहीं से हम चालू करेंगे इस प्रश्न की व्याख्या से। तो इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, यानी बी विकल्प सही है। व्याख्या हम लोग देखेंगे। जहाँ उपमेय को उपमान के रूप में दिखाया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। रूपक के 3 भेद होते हैं, निरंग, सांग और परंपरित। निरंग में केवल उपमेय और उपमान का अभेद रहता है। जहाँ उपमेय में उपमान के अंगों का भी आरोप हो वहाँ सांग रूप होता है। परंपरित रूपक एक रूपक के रूप में दूसरे रूपक की पुष्टि होती है। उपयुक्त पंक्तियों में सांग रूप अलंकार है। प्रस्तुत पंक्तियों में जनक सभा में रखे गए धनुष का वर्णन है, जिससे तोड़ने के लिए श्री रामचंद्र मंच पर गए हैं। इसमें मंच रघुवर यानी राम, संत लोचन नेत्र, उपमेय तथा उपमान उदयगिरी और बाल पतंग यानी सूर्य, सरोज या और भृंग यानी भ्रमर उपमान है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग में कौन सा अलंकार है? तो ऊपर के व्याख्या में देख चुके हैं, रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। वैसे कहीं कहीं ये भी दिखलाया जाता है कि जहाँ 2 शब्दों में के बीच जो होता है योजक चिन्ह होता है तो वहाँ पे रूपक अलंकार माना जा सकता है। ये ऐसे कहने की एक ट्रिक है। प्रस्तुत पंक्तियों में रूपक अलंकार। इस पंक्ति का अर्थ कमल रूपी चरण वाले हरि की मैं वंदना करता हूँ। जहाँ रूपी शब्द का प्रयोग हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं होता, दोनों की स्थिति समान होती है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में इन पंक्तियों में भी रूपक अलंकार है। जैसे मैं या मैं तो चंद्र खिलौनों लय हो, इसमें चंद्र और खिलौना दोनों को समान दिखलाया गया है। रूपी यहाँ पे पायो जी मैं राम रतन धन पायो, आई महंत बसंत और तुलसी मन मंदिर में विहरय। चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार है, सी विकल्प सही है। अगला है चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ भी रूपक अलंकार है। यहाँ पे प्रश्न दिया है मुख रूपी चंद्रमा, मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, पंक्ति में अलंकार है। तो यहाँ रूपी शब्द दिया है तो यहाँ रूपक अलंकार होगा, डी विकल्प सही है। जिस काव्य पंक्ति या वाक्य में उपमेय और उपमान का आरोप किया जाए उस अलंकार को रूपक कहा जाता है, यानी उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं दिखाई पड़ता। प्रस्तुत पंक्तियों में इसका वर्णन किया गया है। यहाँ पे मुख कमल समीप सजे थे, 2 किसलय दल पुरैन की, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ भी है रूपक अलंकार। व्याख्या देखते हैं। ये जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। प्रस्तुत पंक्ति जयशंकर प्रसाद की आंसू नामक रचना से ली गई है। यहाँ उपमेय में उपमान का आरोप किया गया है, अतः यहाँ
रूपक अलंकार है। सखी नील नभस्सर से उतरा यह हंस आह तीरता तीरता। अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। में रूपक अलंकार का कौन सा प्रकार प्रस्तुत है? तो यहाँ है परंपरित रूपक है। व्याख्या देख लेते हैं। जहाँ प्रस्तुत पद्यांश का अर्थ है कि तारागण रूपी मोती इसलिए समाप्त हो गए क्योंकि आकाश रूपी सरोवर से निकले सूर्य रूपी हंस ने उन्हें चूग लिया है। यहाँ तारागण रूपी मोतियों में सूर्य रूपी हंस का आरोप किया गया है, अतः यहाँ परंपरित रूपक है। अब यहाँ है राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहग उड़ावन हारी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ है विकल्प के अनुसार रूपक अलंकार ही है। अब व्याख्या देख लेते हैं। उपयुक्त पंक्ति में रूपक अलंकार है। यहाँ राम की कथा को हाथ की सुंदर ताली माना गया है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देती हैं। जहाँ उपमेय और उपमान केवल सादृश्य ही नहीं दिखाया जाता अपितु दोनों को एक ही बना दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अब अगले पृष्ठ पर चलते हैं। ये भी जयशंकर प्रसाद की ही पंक्ति है। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूब रही तारा घट उषा नागरी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ भी है रूपक अलंकार। उपर्युक्त पंक्तियों में एक रूपक अलंकार है। इन काव्य पंक्तियों के रचयिता छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद हैं। वस्तुतः जब उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप होता है तो वहाँ रूपक अलंकार उत्पन्न होता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य ये हैं रूपक अलंकार। भेद निरंग सांग परंपरित, यानी ये रूपक अलंकार के भेद हैं। यहाँ पे दिया है उदित उदयगिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग, ये उदाहरण है। राम नाम सुंदर कर तारी संशय विहग उड़ावन हारी, जो कि पिछले वाले प्रश्न में हम लोग देख चुके हैं। कर यानी हाथ को यहाँ पे ताली माना गया है और यहाँ पे जितने भी मतलब पक्षियाँ उनको ताली बजने से उड़ जा रही हैं। पायो जी मैं राम रतन धन पायो, मीरा की लाइन है। ये भी क्या है? राम रतन रूपी धन, राम रूपी रतन और धन जो है कि पाई हैं। यहाँ एक राम घन श्याम हित चातक तुलसी, यहाँ भी क्या है? तो रूपक अलंकार है। बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूब रही तारा घन उषा नागरी, स काव्य में अलंकार है, ऊपर हम लोग पढ़ चुके हैं, और रूपक अलंकार है। अब यहाँ से उत्प्रेक्षा अलंकार प्रारंभ होता है। जहाँ उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहाँ अलंकार है। जहाँ उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहाँ अलंकार है। तो वहाँ अलंकार कौन सा होता है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखिए यहाँ पे व्याख्या दिया गया है। जहाँ उपमेय में उपमान को प्रबल रूप में कल्पित कर देखा जाता है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, जबकि उपमेय पर उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का अभेद होने पर रूपक होता है। प्रश्न है, नील परिधान बिच सुकुमार फूल रहा मृदुल अधफुला अंग खिल
खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बिच गुलाब रंग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यहाँ व्याख्या में देखिए, यहाँ पे इसको विवादित दिया है, उससे अभ्यास चल रहा है। उत्प्रेक्षा का तो उत्प्रेक्षा ही होना चाहिए, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, व्याख्या में हम लोग देख लेंगे। ओम प्रकाश शर्मा द्वारा रचित काव्यालोचन भारतीय काव्यशास्त्र की आधुनिकतम कृति में उपयुक्त पंक्ति में वस्तु प्रेक्षा अलंकार दर्शित है। यानी यह उत्प्रेक्षा अलंकार का भेद है, वस्तु प्रेक्षा। जबकि हरिश्चंद्र वर्मा द्वारा साहित्य विचिंतन की नए आयाम में काव्य बिंब प्रदर्शित किया गया है। कहीं पुस्तकों में इन पंक्तियों को उपमा अलंकार बताया गया है। अतः उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अपनी संशोधित उत्तर कुंजिका में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया था। मतलब दो विद्वान हैं, दोनों ने अलग अलग इसको व्याख्या किया है, इसलिए प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर किया गया था। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब होता है, तो क्या होता है? तो उत्प्रेक्षा होता है। उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, याद रखिएगा, जहाँ उपमेय उपमान की संभावना हो वहाँ पे क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे मानो मनहु जनहु मनु, यानी मानो मानहु मनहु मनु, जानो जानहु जनु, निश्चय आदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं। यानी इनको हम क्या मान सकते हैं कि जहाँ ये शब्द आ जाएं निश्चित ही वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब यहाँ पे अन्य महत्वपूर्ण दिया है तथ्य उत्प्रेक्षा अलंकार के। उत्प्रेक्षा अलंकार 3 प्रकार के होते हैं: वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। यानी जहाँ एक वस्तु से दूसरी वस्तु के आरोप की संभावना की जाए वहाँ वस्तुत्प्रेक्षा होती है। अगला है जहाँ संभावना के मूल में कोई कारण या हेतु हो, यानी कारण कह लीजिए चाहे हेतु कह लीजिए, हेतुत्प्रेक्षा होती है। जहाँ किसी क्रिया के मूल में किसी फल की संभावना हो वहाँ फलोत्प्रेक्षा होती है। उपमेय में उपमान की संभावना होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो कौन सा अलंकार होता है? तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखिए आज का अंतिम प्रश्न है, इसके आगे के प्रश्न को अगली वीडियो में लेकर चलेंगे। कहती हुई यूं उतरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पुण्य मानो। देखिए यहाँ पे मानो आ गया, मानो हो गए पंकज नयन। इस पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार का किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगली वीडियो में इसके आगे प्रश्नों को लेकर के हूँ उपस्थित। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें।